हेलो दोस्तों, कृष्णा क्लासेस पेशांगन में आपका स्वागत है। देश भर में शिक्षा, हर घर में शिक्षा। तो इसी को आधार बनाकर मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ संस्कृत कक्षा 8 का मॉडल पेपर जो है उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें और मैं कुछ जो प्रश्न हैं आपके कितने नंबर का आपका पेपर आता है, पूर्णांक जो है आपके 80 नंबर का जो पेपर आता है, उसमें हर प्रश्न के आगे आपके जो नंबर हैं अंकित किए हुए होते हैं। उसी आधार पे जैसे ये आपका जो हो रहा यानी कि जो दे रखा है समय जो है आपका 2.5 घंटे का होगा और उसी के आधार पर हम जो क्वेश्चन हैं वो उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं कि कक्षा 8 में जो प्रश्न किस प्रकार से जो आपका जो सिलेबस है वो उसी आधार पर जो आपका पैटर्न है, किस पैटर्न के आधार पर आपका जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न बनाए जाते हैं, वो किस पैटर्न के आधार पर होगा, उस पैटर्न को आज हम समझने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें और देखते हैं क्वेश्चन आपका पहला प्रश्न क्या कहता है कि पहला आपका जो प्रश्न है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ यानी कि आपके एमसीक्यूज जो है उसमें आपको एबीसीडी दे रखे होंगे और उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करके उसमें भरना है, लेकिन आपको उसके प्रश्न का क्रमांक भी आपको लिखना है और उसमें जो आपका ऑप्शन जो आपका सही आ रहा है उसको भी लिखना है और उस ऑप्शन में जो आपका सही आंसर क्या आ रहा है वो भी आपको लिखना है। तो देखते हैं हम पहला जो प्रश्न क्या लिखा है उसमें देखते हैं कि पहला आपका जो दे रखा है उसमें है कि धुमक्षी, यहाँ पे लिखा है धुमक्षा लेकिन यहाँ पर ये मैं ऐड कर दिया है मधुमक्षिका होगा, ठीक है। मधुमक्षिका किम जनयति यानी कि मधुमक्खी जो है वो क्या उत्पन्न करती है। तो मधुमक्खी जो हमेशा आपको पता है कि माधुर्यम का यानी कि मिठास यानी कि शहद उत्पन्न करती है। तो आपका ऑप्शन जो अ है वो सही हो जाएगा। उसी आधार पर इस ऑप्शन को आपको नोटबुक में आपकी जो आंसर शीट होगी उसमें आपको पहला आपका जो क्वेश्चन नंबर अंकित करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन भी लिखना है अ और अ के बाद ऑप्शन का आपका उत्तर कौन सा सही आ रहा है वो भी आपको जैसे अ लिखना है तो अ भी लिखना है साथ में और ए भी लिखना है आपको साथ में और उसके बाद आपको ये माधुर्यम भी आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा आपका जो प्रश्न पूछ रहा है सदैव सदैव कुत्र निधि चरणम, सदैव यानी कि हमेशा अपने जो कदम है वो कहाँ रखने चाहिए। तो पुरतः, पुरतः का मतलब सामने रखने चाहिए। यहाँ पर पश्चात, पश्चात का मतलब पीछे है ना। दक्षिणा दक्षिण में नहीं रखना चाहिए और उत्तर में भी नहीं रखना। तो आपको हमेशा जो अपने कदम है वो पुरतः यानी कि सामने रखने चाहिए। परितः और पुरतः का, परितः का मतलब होता है चारों ओर, पुरतः का मतलब होता है सामने। तो इसे आधार पर हमारा जो आंसर जो सही हो जाएगा वो होगा ब यानी कि पुरतः यानी कि सामने की ओर रखने चाहिए यानी कि आगे की ओर रखने चाहिए। उसी आधार पर तीसरा प्रश्न आपको कह रहा है ग्रहम शून्यम सुताम वीणा इति पाठस्य क्रम का, यानी कि ये जो पाठ है उसका क्रम कौन सा है यानी कि कितने नंबर पे ये पाठ आपको दे रखा है। तो ये आपका जो आंसर जो सही होगा वो आपका षष्ठ यानी कि छठे नंबर पे आपका ये पाठ है ग्रहम शून्यम सुताम वीणा। ये आपका जो इस पाठ का जो क्रम है वो 6 नंबर पे यानी कि छठा नंबर के जो ये पाठ है। चौथा है शालिनी ग्रीष्मावकाशे कुत्र आगच्छति, यानी कि शालिनी जो है वो गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ आती है। तो कहाँ पर आती है, अपने पति के घर नहीं आती, न तो अपनी भाभी के घर आती है, ना ही अपने माता के घर आती है, वो अपने पिता के घर आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यानी कि पितृगृहम यानी पिता के घर आती है। अगला आपको प्रश्न कह रहा है, अगला आपका जो प्रश्न है वो है पांचवा है कि गुणा गुणगेषु भवन्ति, यानी गुण जो कहाँ पर यानी गुणियों में ही क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। जो गुणवान होते हैं उन्हीं में तो गुण पाए जाएंगे, ठीक है। और छठा है लुब्धस्य नश्यति, यानी लुब्धस्य यानी लोभी का नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट होता है, यौवन नहीं होता, मैत्री नहीं होता, ना ही सख्यम होता है। इसका आप जो ऑप्शन जो आपका वो सही हो जाएगा ब, यानी कि लोभी का क्या यश नष्ट होता है, यश नष्ट होता है। गुहायाम स्वामी आसीत, गुफा का स्वामी था, तो कौन था, ये आपका डैश है, खालिस्तान में आपको भरना है। तो इसमें गुफा का स्वामी कौन था, दधीपुच्छ यानी कि श्रृगाल, ये आपके गुफा का स्वामी था। अगला आपका प्रश्न है आठवां है गज परिमाणम धारयति, यानी गज की माप को कौन धारण करता है। तो कौन धारण करता है गज की माप को, गज तो जो 3 फीट की जो लकड़ी होती है ना, 3 फीट की, उसकी माप से वो जो गजदर है वो उसको धारण किए हुए रहते थे। तो ये गजदर जो है वो गज की माप को गजदर धारण करते हैं। अगला है पिब धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन
अस्थि, यानी कि पीप धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन कौन सा है आपका? हो जाएगा पिबती। पिबत क्यों नहीं होगा? क्योंकि पिबत जो है वो द्विवचन है। पिबसी इसमें मध्यम पुरुष का एक वचन है और पिबत में जो मध्यम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अगला प्रश्न है आपका 10वां, गत्वा पदे का प्रत्यय अस्ति। तो गत्वा जो पद है उसका प्रत्यय कौन सा है इसमें? तो गत्वा में मैंने आपको बताया था कि जो गत्वा जो प्रत्यय इसमें जो कत्वा इसमें प्रत्यय है, आपका कत्वा जो होता है उसमें आपका क्या शेष रहता है? क का लोप होकर के केवल त्वा शेष रहता है। तो अब इसमें जो अंतिम पद आपको क्या दिखाई दे रहा है? त्वा दिखाई दे रहा है। और गत्वा में अगर मैं आपसे पूछ ले कि इसमें धातु कौन सी है, तो धातु कौन सी हो जाएगी आपकी? गम धातु हो जाएगी और उसमें कत्वा प्रत्यय होगा। तो आपका जो प्रत्यय कौन सा होगा? कत्वा प्रत्यय सही होगा। तुमुन नहीं हो सकता क्योंकि तुमुन में तुम शेष रहता है, लेप में ये शेष रहता है और त्य में केवल त शेष रहता है। तो इसमें आपका जो प्रत्यय सही हो जाएगा यानी कि कत्वा प्रत्यय है इसमें। अगला प्रश्न आपको पूछा है कि ये सारे प्रश्न आपके एक एक नंबर के होंगे। अगला प्रश्न आपको पूछा है कि विद्यालय इति पदे संधि अस्ति। विद्यालय जो शब्द है इसमें संधि है। ठीक है, इसमें संधि जो है उसका संधि नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि संधि विच्छेद कौन सा सही है इसमें। ठीक है, इसमें देखो विद्य धन अलय नहीं होगा, वि धन धालय नहीं होगा। ठीक है, विधा धन लय नहीं होगा क्योंकि दोनों जो पद है संधि जो है दोनों पद में उनके आंसर होने चाहिए, उसमें जो वर्ण है उनका मेल होना, जैसे विद्या धन आलय। ठीक है, तो विद्या में देखो आ मिल रहा है, देखो विद्या इसमें आ धन आ मिलकर के क्या बनेगा? आ। ठीक है, विद्यालय अब इसमें आपको मात्रा कौन सी दिख रही है? मात्रा जो है आपको वो दिख रही है कि इसमें आ की मात्रा दिख रही है, यानी कि दीर्घ आ हो रहा है। क्या हो रहा है? दीर्घ आ हो रहा है। तो दीर्घ आ हो रहा है इसका मतलब दीर्घ संधि है इसमें। तो आपके ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, धेनु ददातु भिक्षुक पदस्य चतुर्थी प्रयुज्यते, चतुर्थी का प्रयोग करना है तो धेनु। अब इसमें भिक्षुक, भिक्षुक शब्द जो है इसमें आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो भिक्षुक, भिक्षुक का क्या होगा? भिक्षुकाय। ठीक है, भिक्षुक पुल्लिंग है इसलिए भिक्षुकाय, इसमें चतुर्थी विभक्ति का एक वचन आपको प्रयोग करना है। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि पठति पद लकार अस्ति। पठति जो पद है इसमें लकार कौन सा है? पठति, अब देखिए पठति पठत पठन्ति इसमें लट लकार है, ये आपका ऑप्शन ऐसा हो जाएगा। उपकार इति पदे कः उपसर्ग। उपकार में अब देखो ये कार जो शब्द है, कार शब्द में उप उपसर्ग लगा है तो इससे ये शब्द बन गया उपकार। तो इसमें आपका उप उपसर्ग सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि इति अंक करते शब्द लिखत, इसके लिए एक अंक जो शब्द है वो आपको लिखना है। तो ये है एक षष्ठी यानी कि 61। ठीक है, अगला है यानी कि 61। रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान पूरे करने हैं। ये आपकी श्लोका के कुछ अंश दे रखे हैं, उनको आपको पूरा करना है। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवाव लंबते, तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसा प्रासाद सिंह समुद्रमासाद्य भवन्तपेया और चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार आगे तीसरा प्रश्न दे रखा है आपको कि ये आपके 2 नंबर का है, जिसमें एक-एक आप सही करोगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा। संधि करके लिखना आपको क्रय धन अर्थम। अब इसमें यहाँ पे देखना क्रय और अर्थम में, ठीक है, य में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अ दिखाई दे रहा है। अर्थम में आगे क्या है? अ है। तो अ धन अ मिलकर के क्या बनता है? आ बनता है। तो इसी प्रकार से ये आपका शब्द बन जाएगा क्रयार्थम। उपचार धन अर्थम, उपचार र में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। उसके बाद क्या है? अ है। तो अ धन अ मिलकर के क्या बनता है? आ बनता है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा उपचारार्थम। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है आपका कि उचित उचिताव्ययन चित्वा वाक्यार्थी वाक्य पूर्ति की, यानी अव्यय पद चुन करके आपको वाक्य की पूर्ति करनी है। राजा तथा प्रजा, अब इसमें देखना कि यथा, यथा का मतलब जैसा राजा वैसी प्रजा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही जगह
तथा के साथ यथा का प्रयोग होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जहाँ पर तथा आपको दिख जाए वहाँ पर अगर ऑप्शन में आपके यथा हो तो उसमें आपको यथा ही प्रयोग करना है। तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। उसी प्रकार यावत सफल न भवति, यावत, ठीक है, सफल न भवति तावत परिश्रम कुरु। जब तक आप सफल नहीं होगे तब तक, जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। उसी प्रकार यावत, आपको ये भी ध्यान रखना है कि यावत के साथ हमेशा तावत का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर तावत हो तो यावत लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसी प्रकार अधोलिखित पदयोग धातु पटेन योजते लिखत, यानी कि आपको क्या करना है, इन पदों में धातु का प्रयोग जो है वो करके इसको एक शब्द बनाना है, ठीक है। जैसे क्रिय धातु है उसमें आपको तुमन प्रत्यय का प्रयोग करना है। क्रिय में हम तुमन प्रत्यय जोड़ेंगे। तुमन प्रत्यय में आपको क्या बताया था मैंने कि तुम शेष रहता है, ठीक है, तुम शेष रहता है। तो इसी प्रकार क्रिया प्लस तुमन में हम धातु बनाएंगे तो ये शब्द बन जाएगा हमारा कर्तुम। गम धन कत्वा, ठीक है। तो गम जो धातु है उसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे हम, तो कत्वा में आपका क्या शेष रहता है, त्वा शेष रहता है। तो उसी प्रकार गम धन कत्वा बनाएंगे तो ये शब्द बन जाएगा हमारा गत्वा, ठीक। अब गमत्वा मत कर देना, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। उसी प्रकार छठा आपका प्रश्न है कि अधोलिखित तयो पदयो लिंग वचन च लिखत है, यानी कि लिंग और वचन आपको लिखना है। कन्या नाम में आपको पता है स्त्रीलिंग है, कन्या है यानी कि स्त्रीलिंग है। कन्या नाम यानी कि यहाँ पर जो स्त्रीलिंग का है, और वचन कौन सा है इसमें, बहुवचन, क्योंकि बहुत सारी कन्याओं की यहाँ पर बात हो रही है। तो बालक, अब यहाँ पे बालक शब्द है इसमें लिखा हुआ है बालकेन। अभी यहाँ पर देखिए बालक जो है आपको पता है कि पुल्लिंग होगा क्योंकि बालक है, और बालक एन एन लग रहा है यानी कि कलमेन रामेन। उसी प्रकार से ये आपका वचन हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि उपसर्ग पृथक कुरुत, यानी उपसर्ग आपको अलग करके लिखना है। उपगम्य, ठीक है। अब उपसर्ग में आपको उपसर्ग अलग करने हैं तो उपगम्य। अब उपगम्य में आपका केवल आपको, वैसा तो इसमें प्रत्यय भी लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको केवल क्या करना है, उपसर्ग ही अलग करना है। तो उपगम्य में उपसर्ग हो जाएगा आपका उप, और पद जो हो जाएगा आपका गम्य भी हो सकता है और गम भी लिख सकते हैं, क्योंकि धातु अगर पूछे तो गम लिख सकते हैं और गम्य भी आपका शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसमें लेप प्रत्यय भी लगा हुआ है। समपूज्य, समपूज्य में हम अगर उपसर्ग देखें तो सम आपका उपसर्ग हो जाएगा और पूज्य इसमें धातु हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पद पूरा लिखना हो तो आप पूज्य लिखोगे तो भी आपका सही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पद पूछ रहा है, ना कि धातु पूछ रहा है, तो हम धातु लिखेंगे तो भी हमारा सही है। और पद अगर पूरा पूरा लिखना है तो आप गम्य भी लिख सकते हो और पूज्य में पूज्य भी पूरा लिख सकते हो, क्योंकि यह आपको दिख रहा है पीछे इसमें आपके धातु भी, यानी कि जो लप प्रत्यय भी लगा हुआ है। लप प्रत्यय में आपको मैंने बताया था कि आगे आपको उपसर्ग लगा हुआ जरूर मिलेगा, तो आप पे यहाँ पर लप उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है ना, और आगे आपका उपसर्ग भी है। तो अगर आपको पूछा है कि पद, ठीक है, तो आप अगर आप गम लिखोगे यानी कि धातु अबर लिखोगे तो भी आपका सही होगा, और अगर आप उसको अलग गम धन लप लिख करके लिखोगे तो भी सही होगा, और अगर आप केवल गम में लिखोगे तो भी आपका सही होगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। आठवां प्रश्न होगा आपका कि उचित कथा नाम समक्ष आम अनुचित कथनाप समक्ष न इति लिखत है, यानी कि उचित यानी कि सही जो कथन है उसके सामने आपको आम यानी कि हाँ लिखना है, और अनुचित यानी कि जो गलत कथन है उनके सामने आपको न यानी कि नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये आपका जो 4 नंबर का, 4 आपको दे रखे हैं, एक आधे आधे नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये आपके 2 नंबर का है और आधे आधे नंबर के ये चारों है, ठीक है। तो निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्थि, तो ये कह रहा है कि निज यानी कि पर्वत की चोटी पर अपना जो घर है वो स्थित है। तो जो हमें पाठ में जो दे रखा है उसके आधार पर हमें सही करना है, तो ये आम यानी कि सही, इसी आधार पर ये पाठ लिखा हुआ है। गमनम शुक्रम अस्थि, जाना शुक्रम यानी कि सही है। दुष्कर्म का क्या मतलब, कठिन, जाना सरल है। ये कह रहा है कि जाना सरल है क्या, क्योंकि मार्ग में अगर टेढ़े मेढ़े पत्थर है नुकीले तो जाना कठिन ही होगा। तो इसी प्रकार से ये वाक्य हमारा सही नहीं होगा, यानी कि न हो जाएगा। सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव आगे ही चलना चाहिए, हाँ बिल्कुल हमें आगे चलना चाहिए। पुरतः निदेहि चरणम, यानी कि अपने जो कदम है वो हमें अच्छा हमें सामने यानी कि आगे रखने चाहिए, तो बिल्कुल सही है, आम हो जाएगा।
अगला अपन देखते हैं कि 9वां प्रश्न है, सुमेलनम कुरुत, यानी कि आपको मिलान करने हैं। पुरत, मिलन का पुरत, विलोम शब्द भी पूछ सकते हैं इसमें। तो पुरतक आपका हो जाएगा पृष्ठतः। यही ही भीति का होगा आपका भज भज शक्तिम, यानी अपनी शक्ति को हमेशा याद करो। स्वकीयम का आपका हो जाएगा परकीयम। भीति का हो जाएगा आपका साहस। भीति का मतलब होता है डर और साहस का मतलब वीरता। अनुरक्ति का हो जाएगा आपका विरक्ति और गमनम का हो जाएगा आगमनम। गमनम का आप जानते हो, गमनम का मतलब जाना और आगमनम का मतलब होगा आना। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि अगला प्रश्न है आपका, स्वपाठ्य पुस्तकात् श्लोक द्वयम लिखत यो प्रश्न पत्रे न स्यात्, यानी कि अपनी पाठ्य पुस्तक से आपको 2 श्लोक लिखने हैं जो आपके इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। यानी कि आपको इसमें देखना है कि पहले आपको प्रश्न पत्र में देखना है कि आपके कौन से श्लोक इसमें 2 आ रखे हैं, क्योंकि 2 श्लोक आपके लिखे हुए में आएंगे जिनका आपको भावार्थ लिखना होगा, हिंदी अनुवाद लिखना होगा। तो आपको वो श्लोक आपको नहीं लिखने हैं, आपकी पुस्तक में से कोई भी आपको 2 श्लोक आपको याद करने के जाने हैं, वो वही आपको जो श्लोक है वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे और एक श्लोक आपका 2.5 नंबर का होगा, यानी कि पूरे टोटल मिलाकर 5 नंबर के आपके 2 श्लोक होंगे। एक श्लोक आपके 2.5 नंबर का होगा, यानी कि 2 और आधे नंबर का आपका श्लोक होगा। तो दोनों श्लोक आपको लिखने होंगे। अगला प्रश्न है आपका 11वां। अगला है, घटना क्रमानुसार व्याख्यानी लिखत है, यानी कि आपके कुछ प्रश्न नंबर दे रखे होंगे और उनका आपको जैसे जैसे घटना हुई उसके आधार पर आपको उनको जमाना होगा। तो इसी के आधार पर आपको जैसे गुहाया स्वामी दधिपुच नाम श्रृगाल समागच्छत है, मैंने ये इनको मिला करके भी लिखा है, तो आपको ये क्रम से आपको जमाने हैं इनको। ठीक है, जैसे कौन सा वाक्य पहले आएगा उनको आपको जमाने हैं। ठीक है, घूमता हुआ सिंह आता है, भटकता फिरता वो घूमता फिरता आता है, तो ये आपका पहले नंबर पे ये तीसरा आ जाएगा। ठीक है, 1 नंबर पे आपका हो जाएगा तीसरा। और दूसरा है आपका सिंह एका महती, जो घूमते हुए उसने एक गुफा को देखा। ठीक है, दूसरा आपका ये हो जाएगा। और तीसरा आपका होगा कि जैसे अतः अत्रेव निगूढ़ो भूत्वा, क्योंकि वो घूमते हुए देखा उस गुफा के पास ही, क्योंकि उसने सोचा कि कोई यहाँ पर एक जीव आता होगा, तो वो उसने सोचा कि मैं यहीं छुप करके बैठ जाता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा। उसके बाद चौथा होगा, गुहाया स्वामी दधिपुच नाम श्रृगाल समागच्छते, यानी कि गुफा का स्वामी वो वहाँ पर छुप के बैठ जाता है। गुफा का स्वामी जो होता है वो उसके पास दधिपुच जो नाम का जो गुफाल का स्वामी था, वो श्रृगाल वो आता है थोड़ी देर बाद। तो चौथे नंबर पर आपका ये हो जाएगा। 5वें नंबर पर आपका होगा कि गुहाया कोऽपि इति श्रृगालस्य विहाय, यानी कि श्रृगाल ने सोचा कि गुफा के अंदर कोई है, वो उसके अंदर छुप के बैठ गया, तो उसने आकर आया और उसने सोचा कि वहाँ पर गुफा में कोई ना कोई श्रृगाल, इसने विचार किया गुफा में कोई जीव होगा। उसके बाद आपका दूरस्थ श्रृगाल रव कर्तुर मार्गत, यानी कि दूर से ही दूर खड़ा होकर श्रृगाल जो है वो आवाज करना आरंभ कर देता है। ठीक है, उसके बाद आपका होगा सिंह श्रृगाल से आहानम करोत, और सिंह जो है वो श्रृगाल को गुफा में बुलाता है। अंदर बैठा हुआ जो शेर है वो श्रृगाल को उस गुफा में आने के लिए प्रेरित करता है, आने के लिए उसको बाहर करके उसको बुलाता है कि यह अंदर आएगा और मैं इसको खा जाऊंगा। 8वां है, दूरम पलायमान श्रृगालम श्लोकम पठत, दूर जाते हुए जो लास्ट में जो श्लोक पढ़ा उसने कि दूर जाते हुए भागते हुए उसने श्रृगाल ने एक श्लोक को पढ़ा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनको जमाने हैं। अगला आपका है 12वां प्रश्न आपका आएगा, जैसे अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नामुत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत है, यानी इस गद्यांश को पढ़ करके आपको संस्कृत भाषा में उत्तर लिखने हैं। कस्मिंश्चित् वने खरंकर नाम सिंह प्रतिवसति स्म, किसी वन में खरंकर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमण सुता न किंचित आहार प्राप्तवान, यानी कि उसने कुछ भी इधर उधर घूमते हुए भूखे इधर उधर घूमते हुए कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया था। तत् सूर्यास्त समय एका महती गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत, यानी इसके बाद सूर्यास्त के समय एक विशाल महती यानी बहुत बड़ी विशाल गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्या गुहायाम रात्रो को अपि जीव आगच्छति, उसने सोचा कि जरूर अवश्य ही इस गुफा में रात के समय कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए मैं यही छुप करके
बैठ जाता हूँ। तो इस गद्यांश में से कुछ आपको लिखने हैं, प्रश्न पूछे हैं। अस्य गद्यांश पठित्वा उचितम शीर्षकतम लिखत, यानी इस गद्यांश का जो उचित शीर्षक क्या होगा? तो शीर्षक आपका यही है कि बिलस्य वाणी कदापि न श्रुता, ये ईसवी पाठ से है, तो इसलिए ये इसका आपका हो जाएगा शीर्षक हो जाएगा। वने कह प्रतिवसति स्म, तो वन में कौन रहता था? सिंह, यानी कि शेर रहता। सिंहस्य किम नाम आसीत, सिंह का जो नाम क्या था वो आपका था खरंकर हो जाएगा। सिंह कह अचिंत्यत, शेर ने क्या सोचा कि उसने ये सोचा कि नूनम एतस्या गुहाया रात्रों को अपि जीव, उसने सोचा कि अब जरूर अवश्य इस गुफा में कोई जीव आता होगा। अगला आपका है कि परिमन सिंह जात का जात, ठीक है। घूमते हुए सिंह ने क्या सोचा? कहाँ चला गया भाई? घूमते हुए सिंह ने क्या सोचा कि उसने कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया था। परिभ्रम सुधार्थ न किंचित आहार प्राप्तवान, यानी उसने घूमते हुए कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया था। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। सूर्यास्त समय आदर्शत, सूर्य अस्त के समय उसने क्या देखा? तो सूर्य अस्त के समय उसने एक महतीम गुफा को देखा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सूर्यास्त समय एका गुहा अदृश्यत, ये आपका आंसर हो जाएगा। गुहा दृश्यमान नहीं होगा, इसमें होगा अदृश्यत, यानी गुफा को देखा, एक बहुत ही विशाल बड़ी गुफा को देखा। उसके बाद आपका 13वां है कि बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता अथवा कंटकनेव कंटकनम अथवा कथासार हिंदी भाषायाम लिखिए, यानी आपको हिंदी भाषा में इन दोनों में से किसी एक कहानी का आपको सार लिखना है, जो आपके 2 नंबर का होगा। जितना आता है उसको हिंदी में लिखना है कि उस कहानी में क्या क्या हुआ था, वो आपको सारा इसमें लिखना है, जो आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। जो आपको इस कहानी का सार पूरा लिखना होगा। अगला प्रश्न है आपका रेखांकित आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी रेखांकित पदों के आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ति, ठीक है। कौन गुणा यानी कि कौन, ठीक है। तो आपके ये गुणा यानी कि बहुत सारे गुण होते हैं, तो ये आपका के आ जाएगा, ठीक है। के गुणा के गुणगेशु गुणा भवन्ति, ये आपका आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। नद्य सुस्वादुतो या भवन्ति, नद्य यानी कि नदियां हैं, तो स्त्रीलिंग है, इसलिए आपको का प्रयोग करना है। कौन, ठीक है। तो का सुस्वादुतो या भवन्ति आपको पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। व्याद व्याघ्रम जालात बही निस्सार्यते, या व्याध ने व्याघ्र को जाल से बाहर निकाल दिया, तो किसने यानी कौन, ठीक। तो व्याध है यानी कि कह आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अधोलिखित प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य उत्तरता, यानी पूरे वाक्य में आपको आंसर लिखने हैं। वयम कस्या दिशि अग्रेसराम, वयम यानी हमें किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम सब किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सब द्विजी भारत इति अस्याम दिशि, आपको आंसर लिखना है कि वयम कस्याम की जगह आपको लिखना है द्विजी भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसराम। चंचलेन वने किम करतम, यानी चंचल ने वन में क्या किया। तो चंचल जो शिकारी था उसने वन में जालम विस्तारित, यानी जाल को बिछा दिया। तो आपके किम की जगह जाएगा चंचलेन वने जालम विस्तारितम करतम, यानी जाल को बिछा दिया। अगला है आपका 16वां क्वेश्चन कि केशाम समवाय सप्तभंगिन्य इति कथ्यते, किन समूह, समवाय का मतलब होता है समूह, तो किन समूह को सप्तभंगिन्य ऐसा कहा जाता है। तो 7 राज्यों के समूह को कहा जाता है, तो केशाम की जगह आ जाएगा सप्त राज्य नाम समवाय सप्तभंगिन्य इति कथ्यते। अगला है दूसरा, राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, राकेश जो है वो शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। तो राकेश कहता है माला के साथ चिकित्सक के पास जाने को कहता है, ठीक है। तो राकेश शालिनी मालाया सह चिकित्सकाम प्रति गंतुम कथयति, ठीक है, यानी माला के साथ चिकित्सक के पास जाने के लिए कहता है। अगला प्रश्न है आपका कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। तो दुग्धस्य यानी लोभी का यश नष्ट हो जाता है। उसके बाद अगला है आपका कि भारत जनता अहम
के परिपूता संति, यानी कि भारत जनता अहम, यानी मैं भारत की जनता हूँ, ये किसने परिपूत किया, यानी कि अध्यात्म रूपी स्नान करने वाली जो है, आपका आंसर हो जाएगा के, यानी इसमें करना आपको अध्यात्म सुधा ततिनी स्नान, यानी अध्यात्म रूपी नदी में स्नान करने से वो परिपूत हो जाते हैं। ठीक है, अगला है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य षट वाक्यानि रचयत, यानी 6 वाक्यों की रचना करनी है आपको, 6 वाक्यों की रचना करनी है, यानी 6 वाक्य आपको लिखने हैं, जो आपको इसमें चित्र में जो दे रखे हैं उन 6 वाक्यों को आपको देख करके लिखने हैं। जैसे रक्षाबंधनम दे रखा है, भगिनी दे रखा है, श्रावण मासस्य दे रहा है, उपहारम प्रेमण और रक्षास्नु। पहले आपको वाक्य रचना करने से पूर्व इनके आपको अर्थ आने चाहिए। रक्षाबंधनम का मतलब होता है रक्षा बंधन, ठीक है। भगिनी का मतलब होता है बहन, श्रावण मासस्य यानी सावन मास की, उपहारम यानी भेंट, प्रेमण यानी कि प्रेम का, और रक्षा सूचक यानी रक्षा का सूचक, ठीक है। इनके अर्थ आपको आने अवश्य हैं। तो 6 नंबर का आपके पूछा जाता है और 6 ही आपको वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य मैं आपको बता देता हूँ, इनके आधार पर आपको नहीं जाना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे पहला वाक्य बनाना है रक्षाबंधन पे, ठीक है। तो पहला वाक्य आपको हो जाएगा रक्षाबंधनम हिंदू नाम प्रधान महोत्सव अस्ति, ठीक है, हिंदुओं का प्रधान यानी प्रमुख महोत्सव है। दूसरा भगिनी पे बनाना है आपको, ये अपन ये ले लेते हैं पहले कि ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो एष महोत्सव श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम मन्यते, यानी कि ये जो महोत्सव है वो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब अपन भगिनी को ले लेते हैं बीच में, अगला ये है कि अस्मिन् दिने भगिनी भातृगृहं गत्वा रक्षासूत्रं बधति, यानी कि इस दिन बहन अपने भाई के घर जाकर के रक्षासूत्र बांधती है। उसके बाद अपन लेते हैं उपहार को, ठीक है। तो भ्राता भगिनी उपहार दत्ति, यानी भ्राता जो भाई जो है वो बहनों के लिए उपहार देता है। अगला है कि प्रेम, यानी कि इसको प्रेम जो एतत् यह रक्षा सूत्र परस्पर प्रेम रक्षा सूत्रम च अस्ति, एतत् यह रक्षा सूत्र परस्पर यानी आपस में प्रेम और रक्षा का सूचक है। छठा आपको वाक्य बनाना रक्षा सूचकम, ये हमने प्रयोग में ले लिया। लास्ट वाक्य आप लिख देना कि अयम उत्सव भाद्र भगिनियों एवं अस्ति, यह उत्सव जो है भाई और बहनों का है। इसी प्रकार से आपको वाक्य की बनाने हैं। अगला अपन देख लेते हैं कि अगला प्रश्न है आपका, अब ये आपका जो 17वां जो क्वेश्चन है आपका 18वां जो है अथवा में आएगा, तो आपको या तो इसमें 6 वाक्य ये बनाने हैं या आपको एक इस कथा को पूरा करना होगा। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, तो मैं आपको दोनों ही करवा देता हूँ। जैसे इनमें से आपको अव्यय चुन करके इनमें आपको कथा इसकी सहायता से आपको कथा को पूरा करना है। एकस्मिन वने, अब यहाँ पे व्याध जालम, एक वन में कश्चित कोई व्याध, व्याध यानी शिकारी जाल को बिछा करके दूर स्थित, यानी दूर स्थित खड़ा हो गया, यानी काश्चत कोई, काश्चन का मतलब होता है कोई, ठीक है। एक वन में कोई व्याध यानी शिकारी जाल को विस्तीर यानी बिछा कर दूरे स्थित यानी दूर स्थित हो, दूर खड़ा हो गया। क्रमश आकाशात सपरिवार कपोतराज, यानी क्रमश यानी एक के बाद एक, ठीक है। आकाश से सपरिवार अपने परिवार के साथ कपोतराज यानी कि कबूतरों का राजा नीचे आगछत यानी नीचे आते हैं। यदा जब कपोता तंदुलान अपश्यत, यानी कबूतर चावलों को देख करते हैं, तब तेषा लोभ उनमें लोभ, तेषा में तदा यानी तब, तेषाम लोभो जात यानी तब उनमें लोभ आ जाता है। परम राजा सहमत नासी, परंतु ये राजा जो है वो सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसित, यानी उसको लग गया था कि ये जरूर एक कोई जाल बिछाया, युक्ति आसित यानी जाल है। तो यदि वने को अपि मनुष्य नास्ति तर्हि कुत्र तंदुलाम संभव, यानी कि यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है तो ये जो चावल है वो कहाँ से संभव है। राज्य उपदेशम अस्वीकृत्य कपूता तंदुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले च निपटेता, यानी राजा को जो उपदेश दिया राजा ने कि यहाँ पे नहीं जाना है, तो उस आदेश को अस्वीकार करके जो कबूतर है बाकी के वो चावलों को खाने के लिए आते हैं और जाल में निपटता यानी फंस जाते हैं। अतः इसलिए उत्तम कहा जाता है कि सहसा विद्युत न क्रियाम, यानी कि बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार अगला है कि अधोलिखित पदस्य हिंदी भाषायां भावार्थ लिखे, यानी कि
हिंदी भाषा में आपको भावार्थ लिखना है। आपको 2 श्लोक दिए जाएँगे और उन दोनों में से आपको चाहे एक करो तो भी आपके 4 नंबर अथवा में दे रखे होंगे, यानी कि आपको दोनों में से कोई एक करना हो तो मैं आपको दोनों के ही अर्थ लिख दिए हैं। चिंतनीया हि विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया न कोपकर्णनम युक्तम प्रदीप्ते वही न्याग्रह। तो इस श्लोक का अर्थ होगा कि संकट आने के पहले ही उससे बचने का उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। यानी कि कोई भी संकट आए उससे पहले ही उससे बचने का उपाय सोच लो, क्योंकि जब घर में आग लग जाती है और हम एन टाइम पे हम अगर कुआं खोदते हैं तो ये हमारे लिए उचित नहीं, जब तक तो वो आग जो है वो पूरे घर में फैल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी संकट आए तो उससे पहले उसका जो बचने का जो उपाय है वो सोच लेना चाहिए। दूसरा है सर्वपर्वशम दुखम सर्वात्मवशम सुखम एतद् द्विसात्वेन लक्षणम सुख दुःखयोः। ठीक है, तो इसके आधार पर ये कह रहा है कि दूसरे के अधीन रहने पर सभी जगह केवल दुख प्राप्त होता है, यानी दूसरे के अधीन हम रहेंगे तो हमें सभी जगह पर दुख प्राप्त होगा। स्वयं के वश में यानी कि अपने अधीन अगर हम रहेंगे, स्वाधीन रहेंगे, तो हमें सभी जगह हमारा सुख प्राप्त होगा, क्योंकि हम जैसा चाहे वैसा हम कर सकते हैं। तो स्वाधीनता ही संक्षिप्त रूप में सुख दुख का लक्षण है, यानी कि स्वाधीनता अपने अधीन रहना ही सुख दुख में दोनों में ही सुख दुख का लक्षण है। हम दुख में भी हम सुखी रहेंगे और सुख में भी सुखी रहेंगे। तो इसी प्रकार स्वाधीन यानी अपने खुद के अधीन रहना चाहिए हमें। अगला प्रश्न है 20वां के 20वां प्रश्न आपको दे रखा है, जो आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी। यानी कि ये आपका दे रखा है कि अस्वस्थता कारण दिनद्वयस्य अवकाशार्थम प्रधानाध्यापकम प्रति प्रार्थना पत्रम लिखना। ये आपके 6 नंबर का होगा, जिसमें आपको वाक्य कुछ अव्यय है उनको चुन करके मंजूषा में दे रखे होंगे, उनको आपको चुन करके लिखने होंगे। तो सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुरम। तो ये दे रखा आपको विषय दिनद्वयस्य अवकाशार्थम महोदय सविनय डैश अस्ति अहम डैश रुग्णो अस्मि अतः विशाले डैश न शक्नोमि अस्मात् डैश दिनद्वयस्य अवकाशं डैश कृतवार्तो भवन्। सधन्यवाद भवतां आज्ञापालः कक्षा। ये आपको डैश दे रखा, इनमें से आपको चुन करके लिखना है। तो जैसे सेवायाम ये आपको लिख रखा है, पूरा दिनद्वयस्य से लिख रखा है। महोदय सविनय, ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है निवेदनम, तो सविनय निवेदनम अस्ति, यानी हमें निवेदन करना है। यत की अहम, सविनय निवेदन है कि यत की अहम मैं ज्वर पीड़िया रुग्ण अस्मि, यानी ज्वर से बुखार से पीड़ित हूँ और बुखार से बीमार हूँ। रुग्ण का मतलब होता है बीमार, तो बुखार से बीमार हूँ। अतः इसलिए विद्यालय यानी कि विद्यालय में आगंतुम न शक्नोमि, यानी विद्यालय में नहीं आ सकता हूँ। अस्मात् इस कारण से, अस्मात् कारणात् दिनद्वय अवकाशम, इस कारण से 2 दिन का अवकाश दत्वा देकर हमें कृपा करें। सर धन्यवाद भवताम आज्ञापालक, कक्षा आपकी हो जाएगी अष्टमी। इसी प्रकार 21वां अगला क्वेश्चन है आपका, निर्देश के अनुसार स्वीकृत उद्यानों विषय निबंध लेखन कुरुते, यानी कि आपको जो मंजूषा दे रखी है उनमें से शब्द चुन करके उनसे आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। तो ये निबंध लिखना है, या आपको मैंने केवल एक आपको इनके आगे ही लाइन लिखते जानी है। मैंने आपको क्रम से लिखा है ताकि आपको हर वाक्य, हर जो शब्द है उसके लिए मैंने वाक्य बनाया है, इसलिए मैंने इनको क्रम से लिखना है। आपको इनको क्रम से नहीं लिखना है, क्योंकि निबंध जो है वो क्रम से नहीं लिखा जाता है, उनको आपको एक के बाद एक जोड़ करके लिखना है, आपको नंबर नहीं लगाने थे। मैंने आपको वाक्य बनाने के आधार पर ये क्रम से लिखे हैं। तो विद्यालय से ये पहले अपन देखते हैं विद्यालय से समीपे, इसके आधार पर अपन ने वाक्य बना लेते हैं। विद्यालय से समीपे एकम उद्यानम अस्ति, यानी विद्यालय के समीप एक उद्यान है। वृक्षा का उपयोग करना है, तो अस्मिन् उद्याने विविधा वृक्षा पादपा च सन्ति, यानी कि इस उद्यान में, उद्यान सप्तमी में लगाए, इस उद्यान में विभिन्न प्रकार के वृक्ष और पादप हैं, होते हैं। पादपेषु विविधानि पुष्पाणि विकसन्ति, यहाँ पर इस पुष्पाणि का प्रयोग किया है, यानी पुष्पाणि हमने ले लिया है। तो पादपों पर विविध यानी अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। अगला हमने लिया है खगा, इस वाक्य को लिया है, तो वृक्षेषु विविधा खगा तिष्ठन्ति, यानी कि वृक्षों पर विभिन्न प्रकार के खग यानी कि पक्षी जो है वो बैठते हैं। उद्याने
जना प्रातः सायं भ्रमणाय प्रतिदिनम आगच्छन्ति, यानी कि ये भ्रमणाय का प्रयोग किया हमने। तो उद्यान में लोग प्रातः यानी सुबह और शाम भ्रमण के लिए प्रतिदिन यानी रोज आते हैं। उसी प्रकार हम ऐसा नहीं कि जो वाक्य दे रखे उसको अपन खत्म कर दें, अपन 1-2 वाक्य अपनी ओर से भी अपन लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बना करके लिखे हैं कि अस्मिन् उद्याने बालका बालिकाश्च क्रीडन्ति, यानी इस उद्यान में बालक और बालिकाएं खेलते हैं। और उद्यानस्य वातावरणम स्वच्छम वर्धते, यानी उद्यान का जो वातावरण है वो स्वच्छ होता है। इस प्रकार से ये वाक्य, कुछ वाक्य जो है अपने को आए तो अपन अपनी ओर से भी अपन 1-2 वाक्य बना करके लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये जो मैंने मॉडल पेपर सॉल्यूशन कराया है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपको इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना नवरत चौहान। धन्यवाद।